लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो ये दरबार से फैसला पहले से सुनियोजित थी, जो फैसला बच्चों पर थोप दी गई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन आज सत्य को परेशान भी किया गया और पराजित भी किया गया। ये बच्चों को आपने थमाया नहीं, बच्चों के भविष्य पे आपने मारा है, और इसके लिए हम लोग जो है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मिस्टर वर्मा के घर से जो है 15 करोड़ जले नोट मिले हैं, तो न्यायालय पे भरोसा आप लोग कैसे करें? चलो मान गए हम हार गए, तो क्या जीत तुम्हारी खुशी की होगी? मेरे आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब तो इसी जमी पर होगी। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी 17वीं के री एग्जाम का जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसका नतीजा आ गया। कोर्ट ने केस को ही डिसमिस कर दिया। अभ्यर्थी इस आस में बैठे थे कि जो सबूत उन्होंने पेश किया है महामहिम उच्च न्यायालय के सामने, कुछ तो उनके पक्ष में नतीजा आएगा। लेकिन जब जज साहब ने नतीजा सुनाया तो शायद हताश ही नहीं, पूर्ण रूप से उदास हो गए। हमारे साथ उसी पर बात करने के लिए अमन है, और अमन को आप जानते ही होंगे। अमन ने इस बीपीएससी के लिए 17वीं री एग्जाम के लिए करीब 15 दिन, ना अमन जी, कह सकते 15 दिन बेऊर जेल में बिताया। इनके साथ रमांशु सर भी थे, खुशबू पाठक थी, और दूसरी तरफ बीपीएससी के ही अनुज परासर, जो एक तरीके से कह लीजिए कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो कवि मन उनके हृदय में उमड़ने लगा, और तमाम बीपीएससी से लेके और जो व्यवस्था है उसके ऊपर उन्होंने कविताएं लिख डाली। आप दोनों का स्वागत है। अनुज आपका भी, अमन आपका भी। इस फैसले को, अमन पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? आशा, अचानक निराशा में, मतलब कहीं कोई स्पेस नहीं बचा आप लोगों के लिए। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस फैसले को कैसे देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि पटना हाई कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है, उसके फैसले को हम लोग सम्मान करते हैं। और लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि आशुतोष जी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2 दिन तक हमारे मुद्दों को बहुत अच्छे से सुना, समझा और हमारी बातों को परखा। उसके बावजूद ये जो फैसला आया है, ये निराशाजनक फैसला रहा हम बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते थे कि सर आप री एग्जाम ही घोषणा कर दो। एटलीस्ट इतना होने के बावजूद आप अगर इनके परिदृश्यों के, बीते दिनों के आंदोलनों के छवियों को देखिएगा, चाहे वो 25 दिसंबर की बात हो या नॉर्मलाइजेशन की दिन की बात हो, 29 दिसंबर की बात हो या 30 जनवरी की बात हो, ये सभी दिन लाठियां चली है और 30 जनवरी को जेल भेजे गए हम लोग। तो इतना हुआ, सारा बिहार का युवा, तमाम बिहार का युवा रोड पे था, सड़क पे था, गर्दनी बाग भरा पड़ा था। कम से कम एक जुडिशियरी जांच कमेटी का गठन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मुझे दुख तब हुआ कि आज का मैं कटिंग पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि पेपर लीक या पेपर में ऐसी कोई अनियमितता बीपीएससी की तरफ से नहीं पाई गई है, यह जो है कोचिंग संचालकों के द्वारा बच्चों को उत्तेजित किया गया है। अच्छा, अब बताइए, अगर कोचिंग संचालकों के द्वारा उत्तेजित की जाती तो पटना डीएम को एकाएक बच्चे की थप्पड़ मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? एकाएक बापू परीक्षा परिसर के एग्जाम कैंसिल करवाकर 22 सेंटरों में विभाजित करवाकर उसको दोबारा एग्जाम करवाने की क्या जरूरत थी? जब 2 बार एग्जाम आप लेते हैं तो किस आधार पर आप एक रिजल्ट जारी करते हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यही था। बाकी बात जो हम लोग आर्टिकल 14 की बात करते थे, आर्टिकल 16 की बात करते थे, तो इनका तो वायलेशन हुआ था, और इसी बात को जो है अभिनव श्रीवास्तव सर ने बड़ी प्रमुखता से जज साहब के पास रखा था। लेकिन मैं चंद लाइन कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा कहावत है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी हम जाए तो जाए कहाँ साहब, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो हम लोग बस इतना कहते, ये दरबार से फैसला पहले से सुनियोजित थी, जो फैसला बच्चों पर थोप दी गई।
अगर मैं बस इसलिए कह रहा हूं, आहत होके कह रहा हूं, क्योंकि चूंकि अगर ऐसा नहीं था, आज एक बात मैं और कहूंगा, चूंकि हम पढ़ने और पढ़ाने वाले छात्र हैं, हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो हम लोग सत्यमेव जयते कहते हैं। ये भी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन आज सत्य को परेशान भी किया गया और पराजित भी किया गया। कोई कहता है कि कोर्ट पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, या कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सवाल इस बात पे उठा रहा हूं कि हमने इतने एविडेंस दिए, सबूत दिए, अगर निराधार था तो इसको उसी दिन जो है डिसमिस कर देना चाहिए था। बिल्कुल। आप 7 दिन तक रिजर्व रखने के बाद किस आधार पे आप डिसमिस कर दिए? एक भी मौखिक टिप्पणी जज साहब की नहीं आई आज तक। पटना हाई कोर्ट का आप इतिहास में देख लीजिए, जो संदिग्धी मतलब मामला होता है उसमें पटना हाई कोर्ट मौखिक टिप्पणी करते हुए जजमेंट देती है, लेकिन इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी आपने एक मौखिक टिप्पणी भी नहीं किया। 76 पेज का आपने बस जजमेंट थमा दिया बच्चों को। ये बच्चों को आपने थमाया नहीं, बच्चों के भविष्य पे आपने मारा है, और इसके लिए हम लोग जो है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, बड़े प्रमुखता के साथ हम लोग लड़ेंगे वहां, और हमारी तैयारी चल रही है। ये फैसला मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं सत्ता से प्रेरित फैसला है। अनुज जरा सबको रोक लेते हैं जी। इतना आप लोगों ने जो एविडेंस दिया, छत्तीसगढ़ के कोर्ट का वो फैसला तक आप लोगों ने उसमें इंक्लूड किया, सारी चीजें थी। क्या जज साहब फैसला लिखते समय ये सारे बिंदु उनको क्या दिखाई नहीं दिए, या आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता से प्रेरित था? सवाल उठना ये लाजमी है कि सत्ता से प्रेरित है, दबाव है कहीं ना कहीं सत्ता पे, सत्ता का दबाव था कि इस तरीके का फैसला जो आप कह रहे हैं कि एक भी मौखिक टिप्पणी नहीं, कोई चेतावनी भी बीपीएससी को नहीं, मौखिक रूप से भी चेतावनी नहीं। क्या मानेंगे अनुज आप इसको? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गंभीरता रही केस को सुनते समय, काश पटना हाई कोर्ट गंभीर होती फैसला सुनाने में भी, लेकिन वो गंभीरता नजर नहीं आई। आपने कहा कि जिस तरह से आपने सभी फैक्ट्स को रखा और फिर भी जो कि है इस तरह का फैसला है, तो मैं उस पर आपको कहना चाहता हूं कि मैं कुछ आपको जो है उदाहरण दूंगा। दिल्ली में, मैं नाम उनका नहीं जानता हूं, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप अगर जानते हैं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। एक न्यायाधीश महोदय के घर से 15 करोड़, मिस्टर वर्मा के घर से जो है 15 करोड़ जले नोट मिले हैं। तो न्यायालय पे भरोसा आप लोग कैसे करें? जब उनको दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, पद नियुक्ति की गई, तो इलाहाबाद के बार काउंसिल के जो अध्यक्ष थे, उन्हें मीडिया में आके कहना पड़ा कि इस जज महोदय को तो हम चेयर पे बैठने नहीं देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इसी तरह होता रहा तो न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि किताबों में हम लोग राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं, 124 के तहत जो पढ़ते हैं हम लोग न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका में हम लोग पढ़ते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, लेकिन काश ये बात हकीकत होती। लेकिन जिस तरह से आज हमारे साथ हुआ है, हम बिहार के बच्चों के साथ हुआ है, हमें नहीं लगता कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। और दिल्ली के घटना से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, जो रोड पर खड़ा होकर लड़ने वाला गांधी है वो आज हार गया है, लेकिन नोट पर चश्मे पहन का छपा हुआ गांधी आज जीत गया है। और ये उसका विजय है, नोट पे छपे हुए गांधी का, उनके आदर्शों का विजय नहीं। हम अनुज के पास चलेंगे, जरा अनुज को माइक दीजिए। अनुज, अब तो आप एक तरीके से कह लिया जाए तो वीर रस वाले कवि हो गए हैं, क्योंकि बीपीएससी ने भी आपको, और मैं जब वो अभी करीब 1.5 महीने मैंने पहले के दिन जब मैं याद करता हूं, तो आज भी सोचता हूं कि बीपीएससी में मजलिस वो लगी होगी, चला जाए। और शायद अमन ने जैसा बताया ही कि कल से बैठकी फिर शुरू होगी, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पे थी, विधानसभा चल रही थी। तो क्या कवि मन क्या कह रहा है आपका कुछ नई कविता के द्वारा? देखिए सर, नई कविता हमने जिस दिन जब न्यायालय से फैसला आया तो हमने लिखा, और उस बहुत लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग तो हार गए। तो उसी पर लिखा है, शीर्षक है वोट का इंतजार करना है। चलो मान गए हम हार गए, चलो मान गए हम हार गए, तो क्या जीत तुम्हारी खुशी की होगी? चलो मान गए हम हार गए, तो क्या जीत तुम्हारी खुशी की होगी? मेरे आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब तो इसी जमी पर होगी।
मेरे आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब तो इसी जमी पर होगी। 100 दिन से रोडों पर हम बेबस होकर यूं काट रहे, 100 दिन से रोडों पर हम बेबस होकर यूं काट रहे। दिल में है बस री एग्जाम, कहाँ कोई बांट रहे। दिल में है बस री एग्जाम, कहाँ कोई बांट रहे। कड़ाके की ठंड में खुद को ठिठुरा है, कड़ाके की ठंड में खुद को ठिठुरा है। धूप के ताप में खुद को जलाया है। कितनी लाठियां तुमने बरसाया है, उसका भी हिसाब करना है। हम थके नहीं है साहब, वोट का इंतजार करना है। हम थके नहीं है साहब, वोट का इंतजार करना है। अनुज, कल भी हमने वॉक थ्रू फैसला आने के पहले एक न्यूज़ हाई कोर्ट के सामने से कहा, और ये कहा कि जो भी फैसला आए छात्रों को तो मंजूर होगा ही। फिर फैसला डिसमिस का आया। तमाम जो अब अमन, जब हम लाइव पे भी रहते थे गर्दनी बाग से, तो कमेंट अब जो बच्चों ने निकाला है, अब वो आप लोगों को कह रहे हैं कि ये सब इडियट थे, ये सब मूर्ख थे। तमाम तरीके के कमेंट्स अब आ रहे हैं, अभी भी करते हैं लोग। इस पर क्या कहिएगा? क्या यदि मान लीजिए अब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की तरफ फैसला दे दिया, तो ये जो बकवास ये लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या एकता में कहीं कमी है छात्रों में? देखिए, छात्रों सब लोग अपना अपना, अनुज कह लिया जाए कि स्वार्थ देख रहे हैं कि चल भैया मेरा तो निकल गया है ना, अनुज रास्ते पे घूमता रहे। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सभी छात्र शुरू से साथ थे और आज तक साथ हैं। ऐसा रहता तो गर्दनी बाग की उसी धरती पर, उसी मैं गर्दनी बाग की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं बात कर रहा हूं कि जब खबरें तैयार होके सोशल मीडिया पे जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि बच्चे कितनी मेहनत किए। ये उनके दिल में एक आस थी कि कहीं ना कहीं न्यायालय हमारी सुनेगा, और न्यायालय ने जो पानी फेरा है। अब आप लोगों को वो छात्र जो निकाले हैं, जो सोशल मीडिया पे आके कमेंट कर रहे हैं कि अमन जो हैं वो तो इडियट हैं, मूर्ख हैं, बिल्कुल, तो उन छात्रों को क्या संदेश देंगे अनुज? देखिए सर, त्रुटियां हर चीजों में होती है, लेकिन जब सत्ता ही होता है, सत्ता में जो मेजोरिटी को देखा जाता है, तो हमारे पास में सर मेजोरिटी है। परसेंटेज वाइज देखे चलो सर, 100% में 10% बच्चे अगर ऐसा कहते हैं तो रियली में एस्पिरेंट नहीं है, क्योंकि हमारे दर्द को जो समझ रहे हैं वो एस्पिरेंट है। हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ हम की बात होती है, मैं नहीं है, यहाँ सारे लोगों का ग्रुप की बात हो रही है। जिस दिन अगर इस तरह की घटनाएं घटी थी, तो उस दिन अनुज भी एग्जामिनेशन देके गया के सेंटर से आ रहा था। उसकी एग्जामिनेशन अच्छी गई थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं गई थी जिस हिसाब से बताया गया था आयोग को कि पेपर इस हिसाब से पूछेंगे। अगर आप सर हमको कहे हैं कि यहाँ आएंगे इंटरव्यू होगा, और हमें पता चला कि अब रोड पे इंटरव्यू ले रहे, तो प्रिपरेशन लेवल वो मेरा नहीं था, हम रोड टाइप के आते। लेकिन मेरा प्रिपरेशन जिस हिसाब से था, उस हिसाब से एग्जामिनेशन मेरा गया नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि यूपीएससी पैटर्न पे करेंगे। और ये चीजें जो है हम नहीं कह रहे, आयोग के चेयरमैन ने खुद कहा था। आज पेपर में दिया है कि टीचर लोग जो है हम लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, उनके कहने पर हम ये चीजें कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सर ये बताइए कि हमें वो भड़का रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ही उन्हें बुलाया अपने पास में, आप उनको बुलाकर सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अगर आप टीचर पे थोपते हैं, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा तो आपके मुंह से ही निकला है, तभी तो ये चीजें हम लोगों ने, हमारे संज्ञान में आया तो हम लोगों उनके खिलाफ आवाज उठाए। तो कहां हमने चूक किया? हमने कहीं चूक नहीं किया। और जब कहते हैं सुशासन की सरकार है, उसी पे मैंने लिखा था, किस बात की अब सुशासन है मेरे इस राज बिहार में, किस बात की अब सुशासन है मेरे इस राज बिहार में। क्या कमी रह गई है साहिब जी, क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार में, तुम जब जब लाठी चलाओगे हम खड़े मिलेंगे कतार में। तो जितनी लाठियां उनको बरसाना है या जो भी करना है, देखिए सर, जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलेगा, जो अंबेडकर साहब के पद चिन्हों पर चलेगा, जो जेपी के पद चिन्हों पर चलेगा, तो पीछे तो नहीं हटेगा। अनुज, एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। ये जैसे ही फैसला आया, प्रशांत किशोर का एक बयान आया कि देखिए, हार कोर्ट के, जैसा अमन ने भी बताया कि हम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्र के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। जहां तक बात है प्रशांत भैया की, क्योंकि हम बड़े भाई उनको मानते हैं,
और जितने भी बड़े भाई वहां जितने भी लोग आए हम भैया ही कहें उनको। तो प्रशांत भैया की बात रही तो वो शुरुआत से हम बच्चों के साथ थे और जहां तक उनको करना रहा उन्होंने वहां तक किया। अब उन्होंने सही कहा कि जो कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट के फैसले को हमें मानना पड़ेगा और मैं भी उनको मानता हूं, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें त्रुटियां सर रहती है, जैसे सर एसडीओ कोर्ट होता है तो एसडीओ कोर्ट से किन्हीं को न्याय नहीं मिल पाता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से जैसे हमें नहीं न्याय मिला है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना अब ये नहीं कह सकते कि एसडीओ ने गलत फैसला किया था, उन्होंने उन चीजों को उस हिसाब से गंभीरता में नहीं लिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ दिया होगा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो छोड़ दिए होंगे। तो इसी में एक हायरार्की बना हुआ है सर कि एक नीचे 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 ऊपर लेवल तक बना हुआ है। तो हमें यहां से न्याय नहीं मिला तो हम वहां जाएंगे, लेकिन हमें न्याय मिलेगा। अब प्रशांत भैया ने सही कहा कि जहां तक हमारे बच्चों के साथ हैं, और कल भी थे और आज भी साथ है, सभी जितने लोग हमारे बीच में आए, माननीय पप्पू यादव जी हमारे साथ में आए, तेजस्वी जी आए, सभी जितने भी लोग थे जो राजनीतिक दल थे, सिर्फ सत्ता पक्ष को छोड़कर सभी लोग विद्यार्थी के हित में रहे और लगातार हित में हैं, और हम छात्र भी उनके साथ हैं जो हमारे साथ हैं। अनुज, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद एक राजनीतिक सवाल हम अमन से लेंगे। यदि जीत मिली होती, रे एग्जाम पर स्टे लगा होता, तो आप मानते हैं कि तमाम जितने नेता हैं वो अपनी अपनी डपली बजाते? सर सबकी डपली में हम सच्चाई बताऊं, हम सबकी डपली में नाचते, क्योंकि सबकी सहभागिता थी इसमें। हम किसी के ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनकी डपली में ज्यादा था, हम सबकी डपली में नाचते और जैसे नचाते हम नाचते। बहुत बड़ी बात है कि यदि ये फैसला छात्रों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय से आया होता, तो देखिए अनुज ने कितनी अच्छी बात कही कि सबका योगदान है, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन हम सबके साथ नाचते, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल वहां पर था। अमन, जरा सा आपको माइक दे दिया जाए। और अब एक सवाल अमन, बड़ा राजनीतिक सवाल ये है, आप गर्दनी बाग से आप इस बात की भी चर्चा आपने की है और दहाड़ा है आपने कि साहब फैसला कुछ भी आ जाए, दिखाएंगे तो इनको हम चुनाव में। आज भी कायम हैं आप अब उस पे, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस घर से आते हैं, जिस गरीब के घरों से, और मैक्सिमम छात्र वहां गरीब घरों से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, मैक्सिमम जितने लोगों से हमें मिला वहां पे मैक्सिमम छात्र। तो क्या वो ताकत अब अपने क्षेत्रों में आप लोग दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मीडिया चैनलों में मेरे बारे में दिखाया गया, मेरे परिवार के बारे में दिखाया गया, विशेष मीडियाओं में, तो मैं आपको बता दूं कि वो कहानी सिर्फ अमन की कहानी नहीं है, बिहार के तमाम छात्रों की कहानी है। हम बच्चे जो है अपने घर से सपनों का बैग अपने पीठ पे लादे हुए राज्य की राजधानी पटना में कूच करते हैं, आते हैं जी। छोटा सा कमरा लेते हैं, छोटा सा अपना जो है गैस सिलेंडर, चूल्हा, जो मूलभूत जरूरी चीजें हैं वो लेते हैं और अपने अपने कमरे में रख के, और हर महीना घर से राशन आता है। पुस्तकें लेकर, हम राशन भी खरीदते नहीं, हम बसों पर लाद के पीठों पे लाद कर यहाँ लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। हमें इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे साथ कल क्या हो सकता है। हमें नहीं पता था। हम एग्जाम देने गए 13 दिसंबर को, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में हमारा जो है सेंटर पड़ा था, लेकिन एग्जाम दे के निकले और सभी को पता है कि क्या हुआ, क्यों हम आंदोलनरत हुए। आपने कहा कि जैसे कि आपने कहा था गर्दनी बाग में कि वोट में की चोट हम देंगे, बिल्कुल उस पर तो मैं आपको आज बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी साथी देखेंगे मैं उनसे भी आग्रह करता हूं। कल मैं लाइव आया था अपने चैनल पे, मैं भावुक था, मैं रो रहा था। लाजमी है जिस प्रकार से मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता दूं कि मुझे 5 थानाओं में मेरे खिलाफ केस दर्ज है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक थाना है, दनियावा थाना, वहाँ भी एक केस दर्ज है, क्योंकि 6 तारीख को प्रशांत किशोर जी के साथ मुझे वहाँ जो है लेके गया था। प्रशांत किशोर जी को पटना में रख लिया गया था, हमें वहाँ लेके गया था, जिसमें मैं मात्र एक केस में मुझे बेल मिली है, सचिवालय थाना में, जिसके खिलाफ मैं जेल में भी था। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सब के अनभिज्ञ, हम पहले एक चीज पढ़ना चाहेंगे आपके पास जरूर, और उसके बाद, क्योंकि जबकि राजनीतिक मुद्दा ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, हमारे मित्र रवि जी हैं, हम दोनों के मित्र हैं, उन्होंने लिखा है। मैं पूरी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मेरी माँ क्या कहती है, या मेरी माँ क्या, हम जैसे बच्चों की माँ क्या कहेंगी। जब मैं जरा सा रोकता हूं, मैं बता दूं कि अमन जब आंदोलन में बैठे हुए थे, अमन की तबीयत खराब हुई थी, अमन की माताजी की तबीयत खराब हुई थी,
बार बार एक माँ का जो हृदय होता है अमन को बुला रही थी कि अमन सब कुछ, कोई फायदा नहीं है, घर लौट आओ, तैयारी आगे करो। लेकिन अमन की एक ही जिद थी कि कैसे अपने साथियों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। वही हाल कहीं ना कहीं अनुज का भी था, और तमाम जो हमने दृश्यों को देखा, करीब करीब 1.5 महीने आप कह लीजिए, तो वो वैसे छात्र जो सबसे गरीब घरों में से आते थे, वो वहां टिके रहे, डटे रहे, और ये इस आस में डटे रहे कि कहीं ना कहीं न्यायालय हमारी सुनेगा। लेकिन न्यायालय का नतीजा कल जो आया आप सबके सामने है। जी अमन, ये चुनावी साल है और चुनावी वर्ष में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे घर जरूर पहुंचेंगे जी। लेकिन इसके इतर मैं कुछ कहूं, पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारी माता की क्या पीड़ा है जब एक जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप मुझे वोट दो, तो वो कहती हैं, तुम पेपर बेचने वाले हो, तुम्हें कैसे अपना मत दे दे, तुम्हें बैठने के खातिर ए जालिम ये माँ कैसे चौखट दे दे। अति कोप भरी आंखों से पिता ने उसको डांट दिया, बच्चों के सवालों को लेकर विचारों से उसे मात दिया। बेसहाय लड़का ने, जब ये बात हो रहा था तो लड़का बैठा था, हम जैसे आंदोलनकारी, वो बाहर निकल के पूछता है, बेसहारे लड़का ने पूछा कि क्या क्या जुमले लाए हो, अब वोट का समय है, जो आए हो तो हाथ जोड़ने आए हो। और इतने में आंगन से बहना ने ऐसा जोर का चीख दिया, भैया हार गए वो अहंकारी, हमने सत्ता बदल दिया, हमने सत्ता बदल दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं आहत नहीं हूं, हम जैसे बच्चों के परिवार भी आहत हैं। और साहब आज हमारी परीक्षा है, हम लड़ रहे हैं गर्दनी बाग से लेकर के रोडों पे लाठियां खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, डंटे खा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। लेकिन साहब याद रखिएगा, जब हम बीजेपी ऑफिस पहुंचे और जदयू ऑफिस जब हम पहुंचे अपने ज्ञापन को लेकर के सौंपने के लिए, तो उन्होंने पुलिस से पिटवाया हमें और हमें एक बात कह के वहां से भगाया कि ये क्षेत्र जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो मैं वैसे नेता और वैसे जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं कि साहब अक्टूबर का महीना चुनावी मंथ है, अगर आप हमारे ग्राम पंचायत में जब पधारेंगे तो सोच कर पधारिएगा कि वहां पर हम जैसे जो बच्चा है, जो अभ्यर्थी है, जिस पर लाठी चली है, वो सीना ताने आपके सामने खड़ा रहेगा और आपसे कहेगा कि हमारा ग्राम पंचायत भी प्रतिबंधित क्षेत्र है साहब, आपको आने की जरूरत नहीं है। ये तमाम जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे की कहते हैं कि हम युवाओं की नुमाइंदगी करने वाले हम नेता हैं, हम छात्रों की नुमाइंदगी करने वाले नेता है, तो उनके लिए आने वाले विधानसभा में जो चुनाव है उनके लिए हमारा ग्राम पंचायत भी प्रतिबंधित होगा। और पहला सवाल हमारा होगा कि साहब जब हम रोड पर पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, माँ बहन की गालियां खा रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? ये सवाल तो हर युवा बिहार का पूछेगा। अब चुनावी सवाल को लेकर के मैं कहता हूं, कल मैं लाइव आया था और मैं काफी ज्यादा भावुक था, आंसू भी मेरे निकल रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार का प्रकरण हुआ, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है जिसके आंखों से आंसू निकल आएगा। आप दृश्य देखते हाई कोर्ट के बाहर, ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं था, चाहे वो हमारे सहपाठी मित्र हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, सभी के आंखों में आंसू था और दुख का माहौल सा था। मैं आपको बता देता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र है निशांत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपील किया था एक बार, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आज फिर नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि साहब आप अपने पुत्र को अगर राजनीति में लाना चाहते हैं तो जैसे आप विधान परिषद से चुन करके बने हैं वैसे ही अपने पुत्र को विधान परिषद का सदस्य ही बनाइएगा, चुनावी रणभूमि में मत उतारिएगा साहब। नहीं तो यमन कुमार आपसे वादा करता है कि जब वो चुनावी रणभूमि में उतरेगा तो हम छात्रों में से एक छात्र आपके बेटे के विपक्ष में सीना ताने हुए चुनावी रण कह रहे हैं अमन आप? ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि चुनावी रण में आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार का पुत्र निशांत बाबू अगर चुनावी अमन उतरेंगे ना कोई दूसरा सहपाठी उतरेगा, देखिए वो बैठने के बाद, विचार होने के बाद क्लियर हम करेंगे कि कौन उतरेगा। लेकिन इतना आज स्वस्थ रहिए कि हमारा एक व्यक्ति, एक गर्दनी बाग का युवा जरूर चुनावी रण में उतरेगा। देखिए मैं बार बार कहता था कि ये आंदोलन नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के जैसा आगे बढ़ रहा है। कोर्ट का डिसीजन अभी जो भी आया हो, और अमन की बातों को आपने सुन लिया कि यदि निशांत बिहार के किसी कोने से उतरते हैं तो निश्चित तौर पर अमन भले उनके सामने न उतरे, लेकिन कोई ना कोई अमन तो निश्चित तौर पर उनसे टकराएगा। जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री जी से लेके और तेजस्वी जी
जहां से खड़े होइएगा और हमारे मित्र मंडली जो भी कहेगी कि जिसके विरुद्ध खड़ा होना है उसके विरुद्ध ही मैं खड़ा। बहुत बड़ा चैलेंज अमन ने रख दिया अब जदयू के सामने। शायद देखिए, मैं कहीं ना कहीं आंदोलन वही उसी तरफ बढ़ रहा है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की तरफ। जी देखिए, ये मेरा ही सिर्फ मांग नहीं है। मैं जब लाइव आता हूं ना तो मैं देखता हूं लोगों को क्या मांग है, क्या जरूरत है। आज युवाओं का बात कौन कर रहा है साहब? मैं कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी सब दिन परिवारवाद के विरोध में रहे, और आज ऐसा क्या हो गया कि वो अपने पुत्र को निकालने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने पुत्र को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मुझे पता चला है कि उनके पुत्र का हाल ही में शादी होने वाला है। मैं शुभकामना देता हूं निशांत भैया का नए जीवन की शुरुआत के लिए, लेकिन शुभकामना के साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि आपके राजनीतिक जीवन पर बिहार का युवा ग्रहण लगाने के लिए तैयार हो चुका है। ये याद रखिएगा साहब, क्योंकि आपके पिता ने जिस तरह, मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ जदयू की इसमें भागीदारी है, एनडीए के तमाम सहपाठी दल, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा रामविलास पासवान जी हो, या कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी हो, या जीतन राम मांझी जी हो, ये सभी की भागीदारी है युवाओं को पिटवाने में, युवाओं को जेल भेजने में, युवाओं को मां बहन की गालियां दिलवाने में। और इसका हिसाब बिहार का युवा लेगा। और विधानसभा का चुनाव मैं आपसे वादा करता हूं सर, इस प्रकार से परिवर्तन बिहार में लाएगा, या परिवर्तन की एक हवा चलाएगा जिसमें तमाम मनुवादियों लोगों का और छात्र विरोधी बात करने वाले लोगों का राजनीतिक पतन हो जाएगा इस बार। तो अमन, तब तो देखा जाए तो जैसे आप लोगों की जो संख्या है, जो पढ़े लिखे आप लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से आप लोग टकराएंगे और बड़ी कड़ी चुनौती उनके सामने होगी इस बार। देखिए, चुनौतियों से कहां डरता है बिहार का युवा? बिहार का इतिहास है, कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, ये नारा बहुत पुराना है। बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण बिहारी थे, राम मनोहर लोहिया बिहारी थे। मैं आपको बता दूं, जितने भी बाबू वीर कुंवर सिंह बिहारी थे और राजेंद्र प्रसाद बिहारी थे, जो इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति रहे, और वही पहले व्यक्ति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे। बिहारियों का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है साहब। उनको इस बात से डर नहीं लगता है कि सामने कौन है, उसको सिर्फ इस बात से डर लगता है कि हमसे गलत ना हो जाए। जो युवाओं के लिए सोचता है, मजदूरों के लिए सोचता है, किसानों के लिए सोचता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये हो सकता है राजनीतिक बयान हो, लेकिन एक युवा अगर राजनीतिक बयान देता है तो उस युवा पर लाख सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन वही कोई राजनेता का पुत्र अगर कोई अभद्र टिप्पणी भी कर देता है तो उसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता है। हम पर सवाल पूछने वाले लाख लोग होते हैं कि अब ये राजनेता बनेगा, अब ये नेता बनने आया है। क्यों? क्योंकि हम गरीब के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, हम उस समाज के बेटे हैं जिस समाज को हमेशा दबाया गया, हम उसके बेटे हैं। लेकिन कभी भी निशांत जी से कोई नहीं पूछेगा कि आप नेता क्यों बन रहे हैं, आपके पिता नेता है। कभी भी मैं जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी से नहीं पूछेगा कि आप नेता क्यों बन रहा है। मैं विपक्ष को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो सत्ता में नहीं है। सवाल हमारा हमेशा होगा तो सत्ता में बैठे लोगों से होगा। अगर बहुत लोगों को बयान सुनने के बाद लगेगा कि मैं आरजेडी के विरुद्ध क्यों नहीं बोल रहा हूं, तो मैं वो कह देना चाहता हूं कि साहब, अगर आरजेडी आज सत्ता में होती तो मैं उनसे भी सवाल पूछता। ये तो वही बात हो गई कि सत्ता में आज बीजेपी है और सवाल मैं नेहरू से पूछूं। हमेशा तो यही होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। मानता हूं नीतीश कुमार एक बहुत बड़े, एक समय के लिए न्यायिक योद्धा थे बिहार के लिए, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या बन चुकी है। उनके पुत्र ने, नीतीश कुमार ने बहुत किया, सम्मान है मेरे लिए, लेकिन आज वो निरंकुश हो चुके हैं। लेकिन उनके पुत्र ने बिहार के लिए क्या किया? सिर्फ इसलिए कि वो नीतीश कुमार के पुत्र है उनको राजनीतिक धरोहर सौंप दिया जाए तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि उससे योग्य और उनसे अच्छे लोग बिहार के धरती पर युवा है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। अमन, फाइनल कमेंट अब आप दोनों से एक मिनट में। कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं जी, कब तक? शायद 28 दिन के अंदर जाना होता है। देखिए, बहुत जल्द। मैं एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं कर पाऊंगा आपसे, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, चूंकि इस पर ज्यादा बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन हमारी जो टीम है, हम लोग जो है साथी संगति सभी लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। और यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम बच्चों को न्याय मिलेगा, और न्याय ही नहीं मिलेगा बल्कि वो जश्न भी हम मनाएंगे जिस जश्न का हम इंतजार कर रहे हैं। जी अनुज,
दिल्ली आप लोग मूव करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग मूव करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में सर हम लोग मूव करेंगे। हाँ, ये हमारा वकील कौन होगा? ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा। हाँ। जो होगा, हम लोग तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में बहुत पैसा है या कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। हम हर छात्र मिलकर सोचेंगे कि क्या करना उचित होगा, वो चीजें करेंगे। लेकिन हम एक संदेश देना चाहते हैं अपने कविताओं के माध्यम से लास्ट, जरूर, कि हमारे जितने साथियां हैं या जितने छात्र हैं उनको परेशान नहीं होना है। उनके लिए मैंने कुछ लिखा है। और निष्कर्ष भारत की टीम को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत धन्यवाद। शुरुआत से उन्होंने जो है विद्यार्थियों के आवाज को उठाया है, गंभीरता पूर्वक उन्होंने आवाज उठाने का प्रयास सुना है। गाली भी सुने हैं सर, वो तो दोनों चीजें होता है। जैसे आपने कहा ना अभी कि आपके बारे में भी कोई गाली देता है, बिल्कुल, तो सर दोनों तरह की चीजें हैं। लेकिन ज्यादा देखना, ज्यादा क्या है, ज्यादा अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव है, ज्यादा नेगेटिविटी तो हम नेगेटिव है। तो हमने लिखा था, मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है, इस गम की गर्मी से सरकार भी जलता है। महीनों से हम भटक रहे हैं, महीनों से हम भटक रहे हैं और करते हैं फरियाद, ये आयोग है या कोई चोर, तुम ही बताओ नीतीश कुमार। ये आयोग है या कोई चोर, तुम ही बताओ नीतीश कुमार। और जिनको जिनको लाठियों का डर होता है उनके लिए भी 2 लाइनें लिखा है। जहां से लाठियां आए वहीं सीना अड़ा देना, वो वाटर कैनन जब चलाए तो उसमें कुंभ नहा लेना। मगर डरना नहीं उन चोरों से, ये वीरों की धरती है, तुम्हें वीरों की कसम है, उसकी आन बचा देना। मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है। अनुज, आपने जब सुनाई दिया तो आपका वो एक गाना बड़ा कि वो गांव के लड़के गर्दनी बाग के लड़कों, गर्दनी, हाँ जरा सा वो भी। गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे, कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे डट के पढ़ना, हौसले ना कम करना, अरे डट के पढ़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के वीरों, तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के हीरो, तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। अमन, फाइनल अपने साथियों को क्या कहिएगा? फैसला तो जो आना था ही गया, सुप्रीम कोर्ट आप जा ही रहे हैं, क्या कहिएगा अपने साथियों? बिहार के तमाम युवा साथी एवं छात्र साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, एवं उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतना जरूर सोचिएगा, क्या आप अपने बच्चों को न्यायोचित शिक्षा के साथ साथ श्योरिटी देते हैं कि वो नौकरी प्राप्त कर पाएगा? और जितने भी, ये अभिभावक के लिए था, जितने भी हमारे साथी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आज अगर वाकई में लगता है कि हम बच्चों के साथ गलत हुआ है तो एक बार सोचिएगा जरूर, न्यायपालिका के फैसला पर भी विचार कीजिएगा, क्योंकि हम आपके जिला, आपके राज्य और आपके कस्बे और ग्राम के बेटे, भाई और आपके पुत्र हैं और आपके दोस्त हैं। एक बार जरूर सोचिएगा कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। बिहार के युवाओं को आज अपने हक अधिकार के लिए जगने की जरूरत है। अगर बिहार का दशा और दिशा बदलना है तो आपको हमारे साथ आना होगा, और तभी हम समुचित और सभ्य समाज की संरचना तैयार कर पाएंगे। जी, तो देखिए, अमन और अनुज अपनी व्यथा बता दिया इन्होंने, आगे की तैयारी के बारे में भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित तौर पर जा रहे हैं, लेकिन मैं आज 3 महीने से वही बात दोहरा रहा हूं जो आज अमन ने भी चैलेंज के रूप में कर दिया कि जहां से भी नीतीश के बेटे निशांत खड़े होंगे वहीं से बिहार का कोई एक युवा उन्हें हरा कर दिखाएगा। तभी मैं बार बार कहता था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी चल दी है, कोर्ट के फैसले का कोई इन्हें मलाल नहीं है। फैसला जो कोर्ट को देना था कोर्ट ने दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता खुला है, लेकिन
साहब जाइएगा कहाँ। अक्टूबर में तो चाहे वो अनुज हो या अमन हो, इनके दरवाजे तक आपको आना ही है। और उस दिन बिहार का वो हर युवा पूछेगा कि अमन पर पानी क्यों चलाया गया, अमन पर लाठियां क्यों बरसाई गई, और जवाब देते आपको नहीं बनेगा। फिर सत्ता का नशा जो आप पर चढ़ा है वो तो निश्चित तौर पर ये युवा चकनाचूर करेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना। नमस्कार।